कमेंट थोड़ा सा जूम कर दो। गेट बंद करते हुए जाना। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पढ़ाई कैसी चल रही है? आनंद कुमार, विनीता, पवन, विशाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वाति, नीरज, अनूप कुमार, कृष्णा गुप्ता, रोहित, खुशी, जय दीक्षित। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि डिजीज हमने कंप्लीट की हुई थी। राम राम। रचना सिंह, स्टडी लवर, रवि यादव, अम्यांश, अक्षांश गुप्ता। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, 2 मिनट है हमारे पास। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज हमें डिजीज कंप्लीट करनी है। सुरजीत कुमार, गोविंदर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा, फिर क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस क्लास थोड़ा सा रिकैप करते हैं। और प्रीवियस क्लास में आपको सारी डिजीज बता दी गई थी एक तरफ से। कौन कौन से रोग हैं जो कौन कौन से सूक्ष्म जीव से होते हैं, सूक्ष्म जीव का प्रकार क्या है, ये जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, बम्स है, कृमि यानी कि हेलमिंथ्स है। और अगर ये प्रोटोजोआ है तो कौन से प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी हो रही है, अगर ये विषाणु है तो कौन से विषाणु से कौन सी बीमारी हो रही है, पर्टिकुलर बीमारी का, पर्टिकुलर रोग का कॉजेटिव एजेंट यानी कि बीमारी को पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम पूछ लिया जाता है। जय बजरंगबली, विकास कुमार। थैंक यू सो मच। चलो जल्दी से आ जाओ सभी लोग। और आज हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आपको बताया गया था कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है जिनके आपको सिम्टम्स जानने हैं, और उन बीमारियों से आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ये आपको जानना है, ठीक है? क्या आप लोग मजाक बना देते हो, है ना? चलो कौन कौन सी बीमारी के लक्षण क्या है? अगर मान लो आपको बुखार आ रहा है, आपको टाइफाइड हुआ है, तो उसके लक्षण क्या है, जो कि कल आपको बता दिए गए थे, ठीक है? इसके बाद अगर मान लो आपको टाइफाइड हुआ है तो मेजरली, मुख्यतः आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा ये आपको जानना है, ठीक है? तो चलते हैं हम। और आज हमें, जय महाकाल, आज हमें क्या करना है, ये चैप्टर डिजीज हमें खत्म करनी है। और मंडे को हम इसका टेस्ट लेंगे, जैसा कि हमारा प्रोसेस में चलता रहता है, स्कोर बूस्टर टेस्ट। नवीन मिश्रा, किसकी शादी है? किसकी शादी है? नीरज निरहुआ कह रहे हैं शादी का इनविटेशन भेजना। मैम किसकी शादी है बेटा? चलो वापस आ जाते हैं। क्या आपने एक चीज देखी थी, टाइफाइड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको हिंदी में हम मोतीझरा बोलते हैं। मोतीझरा की अगर हम बात करें, टाइफाइड की अगर हम बात करें, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज का मतलब क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जो जीवाणु से फैलती है। अच्छा
हाँ, भारद्वाज अमन। चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ सभी लोग। ठीक है, तो आपको क्या बताया गया था? टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो किससे फैलती है बेटा? जीवाणु से फैलती है। अब ये जीवाणु किस माध्यम से आपके शरीर के अंदर जा रहा था? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित जल और खाने के माध्यम से जा रहा था। जल और खाने के माध्यम से जा रहा था, तो फाइनली ये कहाँ पहुंचेगा? आपकी जो आहार नाल है उसका आखिरी भाग, जिसको हम आंत कहते हैं, वहां पहुंचता है। अब कह रहे हैं फिर से पीपीटी लाई है। हाँ, अब है आज ये चैप्टर हमें क्या करना है? खत्म करना है ना। और सिम्टम्स सिम्टम्स है इसमें, और अफेक्टेड ऑर्गन है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए पहले, ठीक है। तो आपके पेट में पहुंचेगा, छोटी आंत में पहुंचेगा, आपकी छोटी आंत को अफेक्ट करेगा। कौन? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटेस्टाइनल फीवर। शुरुआती लक्षण कुछ आपको बुखार दिखेगा, हल्का सा बुखार रहेगा। आपने देखा है टाइफाइड में बहुत तेज बुखार नहीं आता, हल्का हल्का बुखार आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि पेट दर्द होगा। पेट दर्द क्यों होगा? क्योंकि साल्मोनेला टाइफी कहाँ पे होगा? आपकी आंत में होगा। तो एब्डोमिनल पेन भी होगा। ये हम कल कवर कर चुके थे। ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे थे बेटा कॉलेरा की, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैजा बोलते हैं। यार गर्मी सी लग रही है। कॉलेरा को हम क्या बोलते हैं? हैजा बोलते हैं। बलराम कह रहे हैं लिखवा कर ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, लिखिए बेटा, लिखिए लिखिए लिखिए। चलिए, अगर हम कॉलेरा की बात करेंगे, हैजा की बात करेंगे, तो फिर हम क्या देखेंगे? अगर हम हैजा की बात करेंगे तो जैसा कि आपको बताया गया था, ये किससे होता है? विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। और ये बैक्टीरिया भी किस माध्यम से जाता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के माध्यम से जाता है। किस माध्यम से जाता है आपके शरीर के अंदर? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये भी क्या करेगा? आपकी छोटी आंत को प्रभावित करेगा। लिखिएगा, ये भी क्या करेगा? यह है, ब्लैक पेन लेती हूं, यह आंत को प्रभावित करता है। यह आंत को प्रभावित करता है। आंत को प्रभावित करता है। होता क्या है, जब भी विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया आपकी आंत में पहुंचता है तो ये आपको कैसे प्रभावित करता है? आपने देखा है ना, गर्मियों के टाइम मक्खियां बहुत ज्यादा भिनभिनाती रहती हैं, और वो मक्खियां कहीं भी जाके बैठ जाती हैं। बैठने के बाद वो आपके खाने पे बैठ जाती हैं। ठीक है, फीकल मैटर पे बैठती हैं, उसके बाद आपके खाने पे बैठ जाती हैं आके। तो ये विब्रियो कोलेरी जो है आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, और जाने के बाद क्या करेगा? आपका सिस्टम गड़बड़ कर देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे क्या होगा? फीकल मैटर जो है वो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंसी में आएगा। स्टूडियो के अंदर नहीं लग रही है। ठीक है, जिससे क्या होगा? आपको जो मल है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में आएगा और पतला आएगा। दूसरी चीज क्या होगी? एक साथ ही आपको क्या होगी? वॉमिटिंग, उल्टियां भी होने लगेंगी। अब एक साथ जब आपको उल्टी भी हो रही हैं, ठीक है, आप बार बार मल त्याग के लिए भी जाएंगे, मतलब बार बार आप क्या करेंगे? मल त्याग के लिए जाएंगे, तो फिर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। अब जब पानी की कमी होगी तो आपको क्या लगेगी? प्यास लगेगी, प्यास लगने लगेगी। जब बार बार आप इस तरह से वॉमिटिंग करेंगे, या बार बार आप क्या करेंगे? फीकल डिस्चार्ज के लिए जाएंगे, तो आपको बेचैनी होगी। ठीक है, रेस्टलेसनेस फील होगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और जब डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी हो जाएगी। तो फिर क्या होता है? आपने देखा है ना, गर्मियों में ऐसी बीमारियां बहुत होती हैं कि अचानक से किसी को उल्टी होने लगी, फीकल डिस्चार्ज होने लगा हाई फ्रिक्वेंसी में। तो फिर क्या किया जाता है? डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर नॉर्मल सलाइन लगा देते हैं। नॉर्मल सलाइन का मतलब क्या होता है मैम? नॉर्मल सलाइन का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और पानी होता है, वो बोतल चढ़ा दी जाती है, हाइड्रेशन बना रहे शरीर में और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। और इसमें कुछ खास नहीं होता है। महाकाल साइड प्लीज, हाँ लिखते रहिएगा साथ साथ। ये जय दीक्षित इतना कॉमन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर मक्खी खाने पे बैठ जाए तो उस खाने को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? बेटा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मक्खी का क्या भरोसा वो कहाँ से आई हो, कौन सी बीमारी का पॉजिटिव एजेंट लाई हो। अच्छा, अमित कह रहे हैं कि मैं ये भूल जाता हूँ कि ये वायरल है या बैक्टीरियल है। वायरल या बैक्टीरियल? हाँ, जुकाम हुआ है, आवाज से लग रहा होगा।
वायरल और बैक्टीरियल की तो आपको ट्रिक दी गई है ना, फिर आप कैसे भूल जाते हैं, कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप याद करिए, देखिए याद तो करना पड़ेगा आपको, इसीलिए आपको निमोनिक्स दे दिए गए हैं कि एक थोड़ा आसान बना दिया गया उस चीज को कि आप इस माध्यम से याद रखें कि ये बीमारी जो है, ये रोग जो है वो जीवाणु जनित रोग है, और ये बीमारी जो है वो कैसे है, विषाणु जनित है। बलराम कह रहे हैं कहा था ज्यादा हंसो मत वरना कोल्ड हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो अगली बीमारी है बेटा प्लेग। प्लेग की अगर बात करें तो एक समय था जब प्लेग क्या है, महामारी की तरह फैला था। प्लेग बीमारी जो है वो किससे होती है, कॉजेटिव एजेंट कौन बताएगा? गंदा वाला कोल्ड हुआ है। देखिए लक्षण आप पीपीटी से एक दो बार पढ़ लेंगे ना, बहुत कॉमन से सिम्टम्स हैं बीमारियों के। रेट के माध्यम से फैल रहा था, ये बैक्टर था। हिफजुल रहमान कह रहे हैं प्लेग का कॉजेटिव एजेंट कौन बताएगा? प्लेग का कॉजेटिव एजेंट कौन बताएगा? प्लेग एक बीमारी थी जो एक समय महामारी की तरह फैली थी। पहली बात प्लेग याद करो, ट्रिक बताई थी आपको, क्या ट्रिक बताई थी? प्लेग किस में आएगा? बैक्टीरियल डिजीज में आएगा, ठीक है। प्लेग किस में आएगा? बैक्टीरियल डिजीज में आएगा। ट्रिक बताई थी, ट्रिक मैं खुद भूल गई, आप लोग याद रखना, मैं भूल गई तो भूल गई। इसमें क्या होता है बेटा, लसिका ग्रंथियां तथा फेफड़े प्रभावित होते हैं। कौन सा अंग होता है आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये बीमारी है, ये बीमारी मानव शरीर के अंदर कौन से अंग को प्रभावित करेगी। जैसे कि मैंने क्वेश्चन देखा था, निमोनिया का क्वेश्चन पूछा गया था, निमोनिया शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है ये पूछा गया था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। बैक्टीरिया मुख्य रूप से चूहे के फ्ली द्वारा फैलता है। ये जो बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस, जिससे प्लेग हो रहा था, यर्सीनिया पेस्टिस, गुड कृष्णा गुप्ता, वो बैक्टीरिया किसके माध्यम से आपके शरीर के अंदर जा रहा है? आपको तो बताया था कि आपके पास बहुत सारी बाधाएं हैं जो सूक्ष्मजीव को रोकने का काम करेंगी, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से ये सूक्ष्मजीव क्या करेंगे, आपके शरीर के अंदर जाने का प्रयास करेंगे। तो किस माध्यम से जा रहे थे? चूहे जो होते हैं उनके ऊपर जो फ्लाई जो होती हैं, मक्खियां जो होती हैं, उनके माध्यम से ये बैक्टीरिया मानव शरीर के संपर्क में आ रहा था। उनके माध्यम से, जैसे कि आपके सिर में जुएं होते हैं, है ना, जानवरों पे टिक्स होते हैं, इसी तरह चूहों पे क्या हो रहे थे, फ्लाइज हो रहे थे, जिनके माध्यम से ये बैक्टीरिया फैल रहा था। अच्छा, सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे, प्लेग महामारी की तरह क्यों फैला था? क्योंकि अगर प्लेग आप देखेंगे ना, इसके जो सामान्य लक्षण है वो कुछ ऐसे हैं कि उनको एक साथ ट्रीट नहीं किया जा सकता है। पिस्सू, हाँ दीप्ति कुटनी काशी गए, हाँ दीप्ति में पी आ रहा था ना, डिप्टी में पी आ रहा था, जिससे प्लेग था। प्लेग में क्या होगा, पहले बुखार आएगा, ठंड लगेगी, है ना, मलेरिया जैसे सिम्टम्स दिखेंगे, लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाएगी, सिर दर्द होगा, तेजी से हार्ट बीट आपकी बढ़ जाएगी। हार्ट बीट बढ़ने के बाद आपको रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी, रेस्पिरेटरी रेट में प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। और आपने देखा है विक्स की गोली क्यों नहीं लेते हो? मैं कल से अपने जुकाम का ट्रीटमेंट कर रही हूँ, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। जब भी कोल्ड होता है ना, जब भी ऐसी कोई वायरल डिजीज होती है तो 2-3 दिन में ही ठीक होती है बेटा, एकदम से ठीक नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, दूसरा आपको क्या बताया है, सांस लेने में कठिनाई होती है, उल्टी तथा दस्त। अब आप देख सकते हैं ना बेटा, इतने सारे सिम्टम्स जब एक साथ आ जाएंगे, इतने सारे सिम्टम्स जब एक साथ आ जाएंगे, जैसे कि दस्त है, उल्टी है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। अब इसे कह रहे हैं कि अगर आप पीपीटी से पढ़ा रहे हैं तो मैं दूसरी क्लास ज्वाइन कर लूँ। देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीपीटी से ही करनी पड़ेंगी, है ना बेटा। अब ये सिम्टम्स है जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इनको मुझे लिखने में बहुत समय लग जाएगा, जैसा कि आप देखते हैं, है ना। जहां पे बेटा कॉन्सेप्ट होगा वहां पे हम आपको लिखवा भी देंगे। अभिषेक कुछ लिखेंगे, कुछ पीपीटी से करेंगे, पूरा लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अब आप देख रहे हैं एक साथ जब इतने सिम्टम्स आ जाते हैं, आपने देखा है जब भी कोई सर्जरी होती है, कोई ऑपरेशन के लिए पेशेंट जाता है तो पहले चेक किया जाता है कि बाकी चीजें नॉर्मल है या नहीं है, बीपी नॉर्मल है या नहीं है, शुगर नॉर्मल है या नहीं है ना, ऐसी चीजें देखी जाती हैं। तो एक साथ जब बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं तो उनको ट्रीट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आप देख रहे हैं प्लेग में बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आ रहे थे, कौन कौन से सिम्टम्स को कवर किया जाता, तो
एकदम से एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे थे। बैक्टीरियल डिजीज जितनी भी होती हैं उनमें मोस्टली एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है मैम, ये बैक्टीरिया से ही प्रिपेयर की जाती है। एंटीबायोटिक्स क्या है, बैक्टीरिया से ही प्रिपेयर की जाती हैं और ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं, किसी भी तरह के बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं। तो ज़्यादातर जो बैक्टीरियल डिजीज होती है उनमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि इतने सारे सिम्टम्स जब एक साथ आएंगे तो एंटीबायोटिक भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। अगली बीमारी है लेप्रोसी। लेप्रोसी जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं। डायग्राम इन्होंने ऐड नहीं किया है, अगर डायग्राम ऐड करते तो आपको और भी अच्छे से समझ में आता है। अभिषेक, अभिषेक कुमार झा, नहीं मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। चलो वापस आ जाते हैं एक बार, लेप्रोसी की बात कर लेते हैं। कुष्ठ रोग जिसमें बोलते हैं, गांव में भी आपने सुना होगा कुष्ठ रोग जिसको हम कोढ़ बोलते हैं। कुष्ठ रोग जिसको हम कोढ़ बोलते हैं, उसमें होता क्या है, आपकी स्किन अफेक्टेड होती है। स्किन के साथ साथ आपकी मसल्स, आपकी वेन्स भी क्या होने लगती हैं, अफेक्टेड होने लगती हैं। उसमें स्किन डैमेज होने लगती है। जब इस तरह का कोई बैक्टीरिया किसी मानव शरीर के संपर्क में आता है तो त्वचा कैसी होने लगती है, क्षतिग्रस्त होने लगती है, डैमेज होने लगती है। जैसे आपने कभी देखा है ना, आपको चोट लगती है, इंजरी लगती है तो घाव से हो जाते हैं। पहले क्या होता है, स्किन पे रैसेस आते हैं, हल्के हल्के रैसेस मतलब लाल लाल स्पॉट आते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो पकने लगते हैं, घाव बनने लगते हैं। घाव वाली जो कंडीशन होती है वो सीवियर लक्षण है, सीवियर केसेस में होता है, एडवांस वाला सिम्टम्स है। अर्ली स्टेज में क्या होता है, रैसेस बनते हैं। अगर आप अर्ली स्टेज में ट्रीट करा लेंगे तो कंप्लीटली इसको क्योर भी कर सकते हैं लेप्रोसी को। एडवांस स्टेज में भी क्योर किया जाता है, स्किन थेरेपी वगैरह की जाती है। बाकी तो बैक्टीरियल डिजीज है तो नॉर्मली आपको क्या है, एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं जिससे इसको कवर किया जाता है। कि प्लेग का हिंदी क्या होता है। अब आनंद कुमार झा पूछ रहे हैं प्लेग का हिंदी क्या होता है। प्लेग, प्लेग बेटा एक बीमारी है। प्लेग को तो मैंने प्लेग ही पढ़ा है हिंदी में भी, मैंने तो प्लेग ही पढ़ा है हिंदी में। चलिए आगे, कुष्ठ रोग बेटा एक्सप्लेन किया है। इसमें क्या होता है, त्वचा की क्षतिग्रस्त क्षति होने लगती है, मतलब आपकी स्किन डैमेज होने लगती है। पहले आपकी स्किन पे रेड कलर के रैसेस बनेंगे, ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। पहले क्या बनेंगे, आपकी स्किन पे रैसेस बनेंगे। रैसेस के बाद चलो आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, ठीक है, हाथ पैर सुन्न होने लगेंगे। इस रोग के दौरान मुख्य रूप से त्वचा और नसों पर हमला होता है। आप गूगल पे जाके सर्च करिए लेप्रोसी के जो पेशेंट होते हैं वो कैसे दिखते हैं। पहले रेड रेड स्पॉट बनेंगे, उसके बाद सीवियर केसेस, अगर उन्होंने मान लो स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या हो जाएगा, वो रैसेस जो है वो घाव में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, घाव से होते चले जाएंगे। डैमेज, स्किन इतनी डैमेज हो जाएगी कि अंदर आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो नसें हैं, वो तक क्या हो जाएंगी, डैमेज होने लगेगी धीरे धीरे। हाँ थोड़ा आराम से पढ़ाइए। ऑलरेडी ये सारी डिजीज, इन सारी डिजीज के कॉजेटिव एजेंट हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी आप लोगों की डिमांड पे हम आपको क्या है, सिम्टम्स वगैरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत नॉर्मल सिम्टम्स हमसे पूछे जाते हैं और सिम्टम से भी ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अफेक्टेड ऑर्गन से पूछे जाते हैं। सिम्टम्स से ज्यादा, जहां तक मैंने देखा है, सिम्टम्स से भी ज्यादा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अफेक्टेड ऑर्गन से पूछे जाते हैं। कि मान लो लेप्रोसी बीमारी है तो वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगी। मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगी, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आप साथ साथ PYQs भी लगाया करिए जिससे आपको आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्या हुआ बेटा, कहीं गलत लिखा है क्या? अच्छा ये त्वचा है, त्वचा। ये मेरा हैंड रिटन है तो उनको हाथ, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती होगी आई थिंक। चलो नेक्स्ट क्या है, मलेरिया। मलेरिया के सिम्टम्स या मलेरिया में कुछ भी बताने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मलेरिया कैसी बीमारी है। चलो ये बलराम कुछ लिख रहे हैं लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ उनकी लैंग्वेज क्या है ये। आ,
पीवाई के लिए एक यूथ पब्लिकेशन आती है और भी बुक आती है जो वेस्ट हो, आप देख लो अपने अकॉर्डिंग, है ना। यूथ पब्लिकेशन वैसे ठीक है, एक बुक पब्लिकेशन यूथ वाला सही है। चलो, हाँ हाँ, सचिन कुमार कह रहे हैं लिख तो लेने दिया करो। ठीक ठीक ठीक, लिखो, एक्सप्लेन कर रहे हैं। मलेरिया की अगर हम बात करेंगे तो मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज है। मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोन डिजीज है। फैलती किससे है बेटा? प्लेज्मोडियम से फैलती है। जैसे कि आप देखेंगे, आप जैसे आप किसी ह्यूमन बीइंग को देखेंगे तो उसकी लाइफ में उसके बहुत सारे स्टेजेज होते हैं। स्टेजेस का मतलब क्या है मैम? एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिन्हें लिखना है वो लिख लो। स्टेजेस का मतलब क्या है मैम? जैसे आप पैदा होते हैं, आप इन्फेंट होते हैं, कौन सी वाली स्टेज में होते हैं? इन्फेंट यानी कि शिशु वाली स्टेज में होते हैं। आप बड़े होते हैं धीरे धीरे, है ना, आप बचपन वाली स्टेज जीते हैं, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के बाद जब आप क्रॉस करते हैं फिर आप एडल्ट में पहुंचते हैं, वयस्क अवस्था में। फिर उसके बाद एक और एज आती है जिसमें आप क्या करते हैं? जिम्मेदारियों वाला बोझ, आफ्टर मैरिड वाली जो एज होती है। उसके बाद फाइनली क्या होता है? ओल्ड एज होती है। और ओल्ड एज के बाद द एंड एज होती है ना। नहीं नहीं, क्लास ऑफ नहीं करेंगे, तबीयत ठीक हो जाएगी यार, क्या बात करते हो आप लोग भी। चलो आ जाओ वापस, ठीक है। तो ओल्ड एज के बाद क्या है? एंड एज है। लेकिन इसी तरह आप देखेंगे कि प्लेज्मोडियम की भी अलग अलग स्टेज हैं। प्लेज्मोडियम की क्या है? अलग अलग स्टेज हैं। अच्छा, मानव के लिए बहुत बार पूछ लिया जाता है कि प्लेज्मोडियम की वो कौन सी अवस्था है जो मानव को प्रभावित करती है, मानव शरीर को प्रभावित करती है या उसके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो वो कौन सी अवस्था है बेटा? स्पोरोजोइट अवस्था है, ठीक है। प्लेज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है, एक प्रोटोजोन जीव है, और इसकी स्पोरोजोइट अवस्था है जो क्या करती है मानव शरीर के अंदर? प्लेज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होती है। और ये स्पोरोजोइट अवस्था में क्या होता है? मानव शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ऑनलाइन कहाँ से लगाएं मुक? अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, शितांशु। विनीता गुप्ता, मॉस्क्यूटो तो बेटा बैक्टर है ना। ये प्लेज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ, वो किसके माध्यम से मानव शरीर के अंदर जाएगा? किसके माध्यम से जाएगा? मच्छर के माध्यम से जाएगा, ठीक है। वो अपनी लाइफ साइकिल दो जीवों के बीच में पूरी करता है। कौन? प्लेज्मोडियम। पहला कहाँ? मच्छर में। मच्छर के बाद वो कहाँ करता है? मानव शरीर में करता है, ठीक है। मच्छर के बाद वो कहाँ करता है? मानव शरीर में करता है। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। कौन सा अंग है जो मलेरिया से प्रभावित होता है? दैट इज स्प्लीन यानी कि प्लीहा। कौन सा अंग है जो मलेरिया से प्रभावित होता है? प्लीहा। अच्छा, एक पौधा होता है जिसका नाम है बेटा सिनकोना। पौधे का नाम क्या है? सिनकोना। और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया की दवा जो है कुनैन, वो कहाँ से मिलती है, कौन से पौधे से मिलती है? मैं PYQ का PDF बनवा दीजिए। आपको स्कोर बूस्टर टेस्ट में जो क्वेश्चन कराए जाते हैं, स्कोर बूस्टर टेस्ट में जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो PYQs ही होते हैं। हाँ, इसका PDF मिलेगा आपको। चलो, मलेरिया की दवा जो है कुनेन, वो किससे मिलती है बेटा? सिनकोना एक पौधा होता है जिसकी छाल से मिलती है। और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मलेरिया की दवा जो है जिसे हम कुनेन बोलते हैं वो कहाँ से मिलती है? सिनकोना, सिनकोना वृक्ष की छाल से मिलती है, ठीक है। अगली एक बीमारी है दैट इज स्लीपिंग सिकनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? निद्रालु रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? निद्रालु रोग बोलते हैं। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। प्रारंभिक लक्षण जो होते हैं उनमें बुखार आएगा, रेस्टलेसनेस फील करेंगे। प्रारंभिक लक्षण जो होते हैं इसके, अर्ली सिम्टम्स, EARLY, अर्ली सिम्टम्स। अर्ली सिम्टम्स में क्या होगा? अर्ली सिम्टम्स में मतलब स्टार्टिंग में आपको कौन कौन से लक्षण दिखेंगे? जैसे कि फीवर, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख का ना लगना, ठीक है, भूख का ना लगना। वेट लॉस,
रेस्टलेसनेस, ये तो स्टार्टिंग के लक्षण है। मान लो कोई ट्रिपेनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस का जो कॉजेटिव एजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपेनोसोमा बोलते हैं, जब वो किसी मानव शरीर के अंदर जाएगा, हमको पढ़ने में बहुत नींद आती है चेकअप कराओ, देखो आपको स्लीपिंग सिकनेस तो नहीं है। अर्ली सिम्टम्स की बात हुई है, अगर हम एडवांस सिम्टम्स की बात करें, स्टार्टिंग में आपको ऐसा नहीं होगा, स्टार्टिंग में आपको ऐसा नहीं होगा कि नींद आने लगे। मान लो जैसे आपके शरीर के कांटेक्ट में ट्रिपैनोसोमा आएगा, तो स्टार्टिंग के जो शुरुआती लक्षण जो होंगे, उनमें ऐसा नहीं होगा कि आपको नींद नहीं, आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, स्लीपिंग सिकनेस में होता है क्या है कि दिन भर तो जो पेशेंट होता है वो दिन भर तो सोता है, लेकिन रात में जागता है ना। रात में उसे उतनी प्रॉपर नींद नहीं आती है, लेकिन दिन में वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोता है अच्छा, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी लिख रही हूँ। एडवांस सिम्टम्स में क्या होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम्स है, दैट इज स्लीपिंग डिस्टरबेंस। साथियों नमस्कार। अरे बेटा, स्पेस कम है थोड़ा सा, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके एडवांस वाले सिम्टम्स पीछे लिखते हैं, इसके एडवांस वाले सिम्टम्स पीछे लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्रारंभिक लक्षण अच्छा, जब हम बीमार होते हैं ना, तो हमारी एफिशिएंसी उतना अच्छा काम नहीं करती है, हमारी इन द सेंस किसी की भी। बुखार, कोमा, भूख का ना लगना, भूख न लगना, कोमा, वजन कम हो जाना, वजन कम होना, और अगला क्या है, बेचैनी। रेस्टलेसनेस मतलब क्या होता है बेटा, बेचैनी, ओके। मैं भी तो रात देर तक पढ़ता हूँ बेट, वो चीज अलग होती है ना, आप रात देर तक पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप सोना चाहें तो आपको नींद आ सकती है ना, आप अगर सोना चाहें तो क्या है, आपको नींद आ सकती है। एडवांस, एडवांस सिम्टम्स यहाँ लिख रही हूँ, थोड़ा सा स्पेस। एडवांस सिम्टम्स में मोस्टली क्या आ जाएगा आपका, एडवांस सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे, एडवांस सिम्टम्स में क्या आएगा आपका, स्लीपिंग डिस्टरबेंस, स्लीपिंग डिस्टरबेंस, है ना। स्लीपिंग डिस्टरबेंस में क्या होगा, नींद आपको ठीक से नहीं आएगी, दिन में आप बहुत ज़्यादा सोएंगे, रात में आप सोएंगे नहीं। रतन पूछ रहे हैं, मैम जी साइंस कब तक ख़त्म हो जाएगी, जनवरी 5 या हार्डली 10 तक, ठीक है रतन। हाथ पाँव काँप रहा है मैम, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, विश्वजीत कुमार ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, आपका एग्ज़ाम आ रहा है इसलिए क्या, ये शिवम मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं आपकी राइटिंग अच्छी है। चलो अगला हम देख लेते हैं बेटा, दैट इज फाइलेरियासिस, जिसको हम हाथी पाँव बोलते हैं, ठीक है अगला सिम्टम्स हम क्या देख रहे हैं, फाइलेरियासिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाथी पाँव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लसिका तंत्र प्रभावित होता है, लसिका तंत्र प्रभावित होता है। मोस्टली इसमें जो ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं वो लोअर लिम्स होते हैं, आपके पैर और जेनाइटल ऑर्गन जो है उनमें बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, सूजन आने की वजह से चलने फिरने में दिक्कत होती है तथा दर्द होता है। आप क्या लिखेंगे, लोअर लिम्स, लोअर लिम्स, लोअर लिम्स एंड swelling in lower limbs and genital organ,
एंड जेनेटल ऑर्गन। ठीक है, आपके जो जेनेटल ऑर्गन होंगे और लोअर लिम्स होंगे वो बहुत हैवी हो जाते हैं, सूज जाते हैं। ठीक है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो कैसे दिखने लगते हैं बेटा, हाथी पाँव की तरह दिखने लगते हैं। इन्होंने डायग्राम ऐड नहीं किया है, मैं आपको दिखा रही हूँ, काश मैं दिखा पाऊँ आपको। अरे कहाँ गया, आजा भाई आजा आजा। इज देयर विजुअल, हाँ ये सभी को दिख रहा होगा है ना। कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाती है, आप देख पा रहे होंगे। हाँ हिंदी में लिख रही हूँ अभी, एक मिनट, हिंदी में लिख रही हूँ। लोअर लिम्स का मतलब है निचले हिस्से में, निचले जो हिस्से है लोअर, आपके जो पैर हैं तथा जो जेनाइटल ऑर्गन है, जनांग है, उनमें सूजन आ जाती है ना, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल हाथी की तरह पैर दिख रहा है, इसीलिए इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, हाथी पाँव बोलते हैं, है ना। आप इसको देख पा रहे हैं, इन्होंने ऐड नहीं किया डायग्राम, आप और अच्छे से रिलेट कर पाते कि ये बीमारी कैसे होती होगी। अच्छा, मैंने ऐसा केस बस रियल में एक ही केस देखा है। हाँ ये बहुत डरावना है, इसको फाइलेरियासिस भी कहते हैं, फाइलेरियासिस कहते हैं, एलिफेंटियासिस कहते हैं, दोनों ही चीज कहते हैं। हाथी पाँव, हाथी जैसे दिखता है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसकी हिंदी लिख देते हैं। निचले, निचले अंगों, ये दिख रहा है क्या, तथा जननांगों में जननांगों में सूजन आ जाती है। क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। ठीक है, ये दिख रहा है, छोटा छोटा सा लिखा हुआ है, दिख तो रहा है। रोग पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है। मैं तो पढ़ाते पढ़ाते बीमार ही हो गई हूँ। हाँ पीर पाव भी कहते हैं, गांव में कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, कह रहे हैं आईफोन है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कोई टीचर से। अच्छा, साजिया कह रही हैं आप लिखते टाइम बहुत गलती करते हैं, साजिया प्रवीण। चलो ठीक है, आगे डिजीज देख लेते हैं। अगली बीमारी कौन सी है, ट्यूबरक्लोसिस। आप सभी को पता है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, है ना, बचपन में मोस्ट ऑफ द बच्चों में ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये बैक्टीरिया क्या है, होता है। हाँ फाइलेरियासिस का इलाज है बेटा, फाइलेरियासिस का इलाज है, थेरेपी की जाती है इसमें, थेरेपी की जाती है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। चलो ट्यूबरक्लोसिस की बात कर लेते हैं, जिसको हम तपेदिक रोग या क्षय रोग बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, ये इनकी गलती है, ये मैंने अपनी नोटबुक में सही लिखा था, अब मेरी राइटिंग ऐसी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनको भी नहीं समझ में आई, यक्षमा को सूक्ष्मा लिख दिया। ये क्या होगा, इसे हम यक्षमा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, यक्षमा कहते हैं, या क्षय रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फेफड़े अफेक्टेड होते हैं। फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़े जाम हो जाते हैं। किसकी वजह से जाम हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है और फ्लूइड भर जाता है। फेफड़ों के अंदर क्या है, फ्लूइड भर जाता है और सूजन आ जाती है, जिससे फेफड़े जाम हो जाते हैं। ठीक है, फेफड़े प्रभावित होते हैं मोस्टली। हाँ ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया, निमोनिया से क्वेश्चन पूछा गया था कि निमोनिया में क्या होता है। निमोनिया में भी बेटा सेम प्रोसेस होती है, उसमें भी आपके क्या होते हैं, लंग्स, लंग्स अफेक्टेड होते हैं। टीवी देखने से होता है। अरे बचपन में हम भी सोचते थे ये कौन सी बीमारी है। चलो बच्चों में इसका इलाज क्या है, बीसीजी टीका। बच्चों में इसका इलाज क्या है, वैक्सीनेशन किया जाता है इस बैक्टीरिया। हाँ बैक्टीरिया का नाम जल्दी से बोल दो, फालतू कमेंट आप लोग कर रहे हो। बैक्टीरिया का नाम जरा बता दो, ट्यूबरक्लोसिस वाला बैक्टीरिया कौन सा था। बच्चों में इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटी वो सॉरी वैक्सीनेशन किया जाता है। और वयस्क में क्या किया जाता है, डॉट से यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्व करके ट्रीटमेंट दिया जाता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है। हाँ क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो है वो लंग्स को अफेक्टेड कर रहा है, और डायरेक्टली ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टार्ट कर दी जाती हैं। 6 से लंबा प्रोसेस है इसके ट्रीटमेंट का, 6 महीने या 1 साल का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी बेटा, बैसिलस, बैसिलस बैसिलस
बैसिलस कालमेटी, कालमेटी ग्यूरिन। ठीक है, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, मान लो बाई चांस अगर आपसे पूछ ली गई तो बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन। हिंदी में लिखूं, हिंदी में बेटा फुल फॉर्म तो इसकी यही रहेगी ना बीसीजी की। चलो आगे आ जाते हैं, निमोनिया, निमोनिया PNE। ठीक है, निमोनिया तो आप सभी लोग जानते होंगे, ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। अच्छा, बच्चों में ही ज़्यादा बीमारियां क्यों देखने को मिलती है, ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं, एडल्ट एज में हम थोड़ा कम बीमार होते हैं, या फिर यूँ कहो कि अगर हम बीमार होते हैं तो हम अपनी बीमारियों को ठीक कर लेते हैं, क्योर कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि तब हमारे पास कैपेसिटी होती है, हमारे पास क्षमता होती है बीमारियों से बचने के लिए। हमारे शरीर के अंदर जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं वो प्रॉपर काम करने लगती हैं जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, एडल्ट स्टेज में पहुँचते हैं। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैक प्लीज़, ये लीजिए, ये लीजिए। आज हम डिजीज़ ख़त्म करेंगे और डिजीज़ ख़त्म करने के बाद मोक टेस्ट ही होगा मंडे को, इसका जो मोक टेस्ट जो आपको स्कोर बूस्टर टेस्ट कराया जाता है। अच्छा ओके ओके, ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा। अक्षांश गुप्ता लिख कह रहे हैं मेरी माँ, मुझे लिख तो लेने दिया करो। देखो एग्जाम है तो रोना धोने से कुछ नहीं होगा, है ना। अबे कह रहे हैं आई एम रेडी। हाँ, जो स्कोर बूस्टर टेस्ट कराते हैं उसमें पी वाई क्यूज ही होते हैं आपके। जो स्कोर बूस्टर टेस्ट होता है उसमें PYQs ही होते हैं बेटा। संडे का अभी तक प्लान ही अभी प्लान इसलिए नहीं किया है, गला बहुत ख़राब हो रहा है। जाके वहाँ यूट्यूब पे बोलूँगी तो आप लोग तो चलो ठीक है, मेरे स्टूडेंट हो, नहीं कुछ अगेंस्ट जाओगे, लेकिन बाकी लोग कहेंगे कि इनकी आवाज़ ही इतनी ख़राब है, मैं इनको क्या सुनूँ, ये क्या ही मोटिवेट करेंगी। अच्छा, ऑनलाइन मॉक कहाँ से लगाएं? चलिए एक अच्छा सा कुछ देखते हैं आपके लिए, इसकी भी व्यवस्था। BCG वैक्सीन है, ये क्या है, वैक्सीन है, टीका है, टीका जो कि बच्चों को दिया जाता है। छोटे बच्चों में अगर टीबी हो जाता है तो छोटे बच्चों में क्या होता है, दवाइयाँ खिलाना बहुत मुश्किल होता है, पूरा 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है इसका, टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का 6 महीने या 1 साल का सीवियर केसेस में होता है। तो बच्चों को लगातार 6 महीने तक मेडिसिन दे पाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो उनके लिए क्या है, वैक्सीन बनाई गई है, टीका बनाया गया है ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी को क्योर करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है। ये मैंने वहां पे शायद आपको नहीं लिखाया है तो मैंने यहाँ पे कवर किया है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है, इसमें फेफड़े जाम हो जाते हैं, इसमें भी क्या होता है, फेफड़े जाम हो जाते हैं। मुख्यतः आपसे ये पूछा जाएगा कि बीमारी कौन से अंग को प्रभावित करती है, किससे होती है, जीवाणु से होती है तो कौन सा जीवाणु है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पीछे हम लिखवा चुके हैं। कोलेरा जो है, हैजा जो है, वो किस अंग को प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। ये हैजा में ऑलरेडी लिखा चुके हैं। 8,000 टेस्ट फ्री दे, आपने ऐप में प्लीज पता करिए मैम। अच्छा ओके, 8,000 टेस्ट। शिवम क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, अमित वर्सेस कोयल, कुमार मनीष। चलो आ जाओ, 2-4 बीमारियां और बची हुई है। एड्स, बेटा एड्स की अगर हम बात कर लें, एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सी बीमारी है जो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बनाती है, दैट इज एड्स। इसमें क्या होता है, प्लेग की तरह बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आते क्यों हैं, क्योंकि HIV वायरस जो है जब वो आपके शरीर के अंदर जाता है तो टी सेल्स का मतलब क्या है, टी हेल्पर सेल्स, टी सहायक कोशिकाएं तथा लिम्फोसाइड कोशिकाओं को सबसे पहले नष्ट करने का काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये कोशिकाएं सही सलामत रहेंगी तो ये क्या करेंगी, एंटीबॉडीज बनाएंगी और एंटीबॉडीज बना के हमें खत्म कर देंगी। तो वायरस का जब अटैक होता है ना तो डायरेक्ट किस पे होता है, टी सहायक कोशिकाओं पे होता है। ठीक है, किस पे होता है, टी सहायक कोशिकाओं पे होता है, साथ ही साथ लिम्फोसाइड कोशिकाओं पे होता है। अब जो आपकी लिम्फोसाइड कोशिकाएं ही क्या हो जाएंगी, किसी वायरस के द्वारा अफेक्टेड हो जाएंगी तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगी। ठीक है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगी।
तो इसमें क्या होता है, मान लो अब जब आपका प्रतिरक्षा तंत्र ही कमजोर हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां एक साथ दिखने लगेंगी। आपको बीमारियों से बचा कौन रहा था? आपकी आपके अंदर की वो क्षमता जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। अब अगर, और उस प्रतिरक्षा में मुख्यतः कौन सी कोशिकाएं आपकी आ रही थी? लिम्फोसाइट कोशिकाएं, जो किसी भी सूक्ष्म जीव के विरुद्ध में क्या बना रही थी? प्रतिरक्षी कोशिकाएं बना रही थी, एंटीबॉडीज बना रही थी। अब अगर वो कोशिकाएं ही किसी वायरस या सूक्ष्म जीव के माध्यम से संक्रमित हो गई हैं तो वो क्या है, प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाएंगी। हाँ, एड्स का अभी तक एड्स कंप्लीटली क्योरेबल डिजीज नहीं है। कंप्लीटली क्यूरेबल का मतलब क्या है? पूरी तरह से इसका इलाज संभव नहीं है। इसमें एंट्री रिट्रोवायरल थेरेपीज दी जाती हैं, एंट्री रिट्रोवायरल मेडिसिन दी जाती है। रिट्रोवायरस ये जो है आपका जिसको हम HIV बोल रहे हैं, ये एक RNA वायरस है, और जितने भी RNA वायरस होते हैं उनको हम रिट्रोवायरस बोलते हैं। तो एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन दी जाती है जिससे इसको क्योर किया जा सकता है, रोका जा सकता है, पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है, पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। इस बीमारी में क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें WBC की T कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। WBC की T कोशिकाएं, ठीक है, WBC की T कोशिकाएं, हाँ, बीमारी से माँ बचाती हैं, बिल्कुल बचाती हैं। पुष्पा 2 मूवी नहीं, नहीं जय दीक्षित, अभी मूवी वूवी नहीं देख रहे हैं। अभी मेरा फोकस बस पढ़ाने पे है और पढ़ने पे है। मूवी वूवी तो हम बाद में देख लेंगे एक कभी, और बीमारी से लड़ने का भी है। हाँ, एड्स का इलाज है, अब है, कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। अब ऐसा हो सकता है, इसको हम जैसे मान लो किसी को एड्स हुआ है, अगर उसको कोई मेडिसिन नहीं दी जाएगी, उसका इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी वीक हो जाएगा तो वो जल्दी निपट लेगा। तो क्या है, थोड़ा सा हम उसका लाइफ स्पैन एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन दे के। कंप्लीटली पूरी तरह से आप कहें कि एड्स होने के बाद किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से स्वस्थ किया जा सकता है तो नहीं किया जा सकता है। अभी तक बेटा कोई नोटिफिकेशन मुझे लगता है नहीं आया है, सुरेश कुमार। चलो आ जाओ। अरे पढ़ना क्या है, पढ़ना तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, किसी भी उम्र पे पढ़ सकते हैं। चलो आ जाओ वापस एक बार, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, पहली बार एड्स को भारत में कब देखा गया? इस बीमारी को पहली बार 1992 में देखा गया था। कहाँ देखी गई थी बेटा? गोवा में देखी गई थी, ठीक है। एड्स बीमारी को भारत में पहली बार 1992 में कहाँ देखा गया था? गोवा में देखा गया। आपको पता है बेसिकली ये बीमारी 1980 में फॉरेन में देखी गई थी, ठीक है, विदेश में थी बीमारी ये सबसे पहले। अब आपको पता है कि विदेशी विदेशी हमारे यहाँ गोवा में आते हैं घूमने उमने। और आपको ये भी पता है कि एड्स क्या है? एक STD डिजीज है ना। एड्स क्या है? एक STD डिजीज है। एक मिनट, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। तो पहली बार भारत में कब देखा गया? 1992 में। कहाँ देखा गया था? गोवा में देखा गया था। अच्छा, HIV वायरस जो है, जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं, ये क्या है? एक RNA वायरस है। RNA वायरस का मतलब क्या है? आपको बताया गया था। वायरस क्या है? एक प्रोटीन है, प्रोटीन कोड है, और इसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन कोड है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जेनेटिक मटेरियल किसी भी वायरस के अंदर या तो DNA हो सकता है या RNA हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो HIV वायरस जो है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA है। और RNA वायरस जितने भी होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। RNA वायरस जितने भी होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि RNA मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? केमिकली अनस्टेबल है। मतलब वो किसी के साथ भी क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा और बहुत जल्दी अपनी कॉपीज बना लेगा। जैसे कि कोरोना वायरस में देखा गया था। कोरोना वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल क्या था? RNA था। RNA वायरस जो होते हैं वो बहुत जल्दी बीमारी फैलाते हैं। जीतेश सर कहाँ हैं? नीरज निरहुआ, आप बड़े भक्त लग रहे हैं जीतेश सर के। जीतेश सर आए थे उस दिन क्लास लेने। क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, कैसी बात करते हो आप लोग? हंसते खेलते पढ़ाई किया करो, ये सॉरी और मत बोला करो क्लास के दौरान, ठीक है। एड्स क्या है? एड्स, हाँ, कल या परसों वाली क्लास में किसी बच्चे ने ये भी पूछा था कि मैम एड्स फैलता कैसे है। तो
तीन चार वजह है जिसकी वजह से एड्स फैलता है। सबसे पहले रक्त असुरक्षित प्रदान, मतलब मान लो क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, कोई व्यक्ति है जो एचआईवी संक्रमित है, उसका रक्त अगर किसी स्वस्थ मानव शरीर के अंदर आदान प्रदान कर दिया जाएगा तो स्वस्थ मानव भी क्या हो सकता है, एचआईवी संक्रमित हो सकता है, पहला रीजन। दूसरा क्या है, आपको पता है ये एक एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अगर मान लो कोई भी पर्सन है जो कि एचआईवी इन्फेक्टेड है, अगर वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ इंटीमेट होगा तो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो क्या हो सकता है, एचआईवी इन्फेक्टेड हो सकता है। ये तो दो एग्जाम्पल हुए हैं। इसके बाद क्या है, अगर मान लो कोई मदर है जो कि प्रेग्नेंट है और वो एचआईवी पॉजिटिव है, कोई भी प्रेग्नेंट मदर अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके बच्चे को भी क्या हो सकता है, एचआईवी हो सकता है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, मान लो कोई मदर है जो एचआईवी पॉजिटिव है, डिलीवरी के बाद अब वो एचआईवी पॉजिटिव हो गई है, तो जो मिल्क है, मिल्क के माध्यम से एचआईवी वायरस कहाँ जा सकता है, बच्चे में जा सकता है। ठीक है, एचआईवी फैलने का जो माध्यम है, एचआईवी फैलने का जो माध्यम है, आप लोग सोचते हैं कि कोई भी एड्स डिजीज वाला पेशेंट है, कोई भी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है तो उसके अगल बगल नहीं रहना चाहिए, ये कॉन्टेजियस डिजीज है, छूने से फैलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लिक्विड, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जो कि एचआईवी पॉजिटिव है, उसका कोई बॉडी फ्लूइड मतलब समझ रहे हैं ना, उसके शरीर का जब कोई तरल पदार्थ किसी दूसरे मानव शरीर के अंदर जाएगा तभी वो एचआईवी से इन्फेक्टेड होगा। तो सेम ही चीज है ना, पॉजिटिव, अगर वो भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों, पहली बात ऐसा नहीं होता है, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो देख के ही किया जाता है ना। या फिर मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको निडल यूज किया गया, सेम निडल दूसरे हेल्दी पर्सन में कर लिया गया तो वो क्या हो जाएगा, एचआईवी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा बहुत ही पॉपुलर डिजीज है जो कि नॉर्मली देखने को मिलता है, दैट इज डेंगू। डेंगू में क्या होता है, रक्त प्लेटलेट्स प्रभावित होते हैं, इनकी संख्या कम हो जाती है और रक्त प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट करने का काम करते हैं। इसको बेटा हम हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। भाई साहब, जब डेंगू फीवर आता है ना तो बहुत गंदा वाला दर्द होता है हड्डियों में, जोड़ों में। अगला है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, दैट इज पोलियो, जिसको हम पोलियोमाइटिस भी बोलते हैं, लकवा बोलते हैं, गांव में लकवा बोलते हैं। एग्जैक्टली मुझे ये रेशियो याद नहीं है, चलो ठीक है। पोलियो की अगर हम बात करेंगे तो पोलियो क्या करता है, लसिका तथा तंत्रिका क्षेत्र को प्रभावित करता है, लसिका तथा तंत्रिका क्षेत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका क्षेत्र को यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं, घातक बीमारियां होती हैं, क्योंकि तंत्रिका तंत्र अगर एक बार किसी भी चीज़ से डैमेज हो जाए या प्रभावित हो जाए तो उनको क्योर कर पाना, रिपेयर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको जब सेल पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर ये चीज़ बताया था कि ये जो न्यूरॉन्स हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएँ हैं, ये आपको अपने आप को खुद से रिपेयर नहीं कर सकती हैं, जैसे कि बाकी सेल हैं, अगर वो डैमेज हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए तो वो क्या है, कोशिका विभाजन के माध्यम से अपने आप की क्षतिपूर्ति कर सकती है, अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, इनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाती हैं अगर एक बार डैमेज हो जाए तो। नहीं, कुछ नहीं भाई, चलिए लीजिए बैक स्लाइड। इतनी जल्दी क्या है इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जीना है अभी बरसों। हाँ, ये चिकनगुनिया और डेंगू दोनों ही वायरल डिजीज है और फैलने का माध्यम दोनों का मच्छर है। रहुआ काइशन पानी ठीक बा ना भाई। मुझे लगता है बिहार साइड के कई सारे बच्चे हैं। चलिए बैक स्लाइड। हाँ, पोलियो में क्या होता है, आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें होता क्या है कि आपके ब्रेन से, आप जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपना हाथ उठाते हैं, अच्छा ये वाला दिख रहा है, आप अपना हाथ उठाते हैं, आप अपना पैर आगे करते हैं, आप बोलते हैं, ये सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल कर रहा होता है, आपका ब्रेन। इसीलिए ब्रेन को सेंट्रल ऑर्गन माना गया है। क्या माना गया है, सेंट्रल ऑर्गन माना, मेन ऑर्गन भी माना गया है।
आपकी सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका तंत्र होते हैं, ठीक है। अब अगर ये डैमेज हो जाएंगे तो आपकी जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। आपके ब्रेन से इंफॉर्मेशन सारे ऑर्गन्स तक जाती है, ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। मान लो आपने सोचा, आपने थिंक किया कि आपको अपना हाथ उठा के आगे लाना है, तो जैसे ही आप ये चीज़ थिंक करेंगे आपके ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाएगी और आपकी ब्रेन जो है वो वहाँ से क्या करेगा? रिफ्लेक्स देगा आपके हाथ को, तब आप क्या करेंगे? अपने हाथ को उठा पाएंगे। अगर किसी का तंत्रिका तंत्र डैमेज हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट कोमा में चला जाता है, ठीक है। कोमा में जाने का मतलब क्या है कि वो किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका ब्रेन जो है उसके ऑर्गन्स, उसके अंगों को सूचना नहीं पहुंचा पाता है। डेंगू किस वायरस लिखवा चुके हैं ऑलरेडी? अरबो वायरस वायरल डिजीज में लिखवाया था, याद करो। वायरल डिजीज में इसीलिए कॉजेटिव एजेंट और डिजीज इसीलिए अलग लिखवाए गए थे कि उन्हें आपको एक साथ याद करना है। पोलियो ड्रॉप की अगर हम बात करें, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने पीवाईक्यू में देखा है, ठीक है। पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी? एडवर्ड ब्रूस सेविन ने सबसे पहले पोलियो ड्रॉप के बारे में बताया था। ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है। अब घातक बीमारी भी है, अगर एक बार आपके न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे, रिपेयर ही नहीं होंगे, गजनी बन जाएंगे। अनूप कुमार कह रहे हैं गजनी बन जाएंगे, हाँ कुछ इस तरह से कह सकते हैं आप, ठीक है। तो बच्चों के लिए ड्रॉप बनाया गया था और टीका भी बनाया गया था। ड्रॉप अलग चीज होती है, लिक्विड फॉर्म में जो आपको ओरली दी जाती है वो ड्रॉप होते हैं, और टीका में क्या होता है? आपको डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है आपकी वेन्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। पोलियो का टीका की खोज किसने की है? जोनस साल्क। और यही क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में, यही क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में कि पोलियो के टीका की खोज किसने की है? दैट इज जोनस साल्क। छींक आने वाली है भाई, बहुत गंदा जुकाम हुआ है। चलो, 27 मार्च 2014 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। हर बार क्या होता है, हर 5 साल में या कुछ समय पश्चात देश की एनालिसिस होती है हर चीज को लेके। जैसे WHO एक ऐसी संस्था है जो स्वास्थ्य से संबंधित है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हर एक बीमारी का रिकॉर्ड रखती है, हर एक बीमारी का रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। तो 2014 में जब इस चीज की एनालिसिस हुई थी कि हमारे देश में पोलियो का क्या सिनेरियो चल रहा है, बहुत पहले जब पोलियो डिजीज के बारे में लोगों को पता चला था, उसके लिए ड्रॉप्स बनाए गए थे, ठीक है, वैक्सीनेशन किया गया था। तो सरकार ने ये नियम भी बना दिया था कि ये एक बहुत ही घातक बीमारी है, इस बीमारी से बचने के लिए हर बच्चे को क्या करना चाहिए? अंडर एज पोलियो ड्रॉप देने चाहिए, जिससे उसके शरीर में इसके विरुद्ध क्या हो? प्रतिरक्षी कोशिकाएं बन जाएं, ठीक है, इसके विरुद्ध प्रतिरक्षी कोशिकाएं बन जाएं। तो 2014 में जब एनालिसिस की गई वापस से कि अब क्या सिनेरियो है पोलियो का, तो देखा गया कि 2014 में बहुत एकदम ना के बराबर लोग जो है वो पोलियो ग्रस्त दिख रहे थे। 2014 में क्या है, बहुत ही ना के बराबर लोग पोलियो ग्रस्त दिख रहे थे। अगला हमारे स्मॉल पॉक्स है, जिसको हम चेचक बोलते हैं। अगला क्या है? स्मॉल पॉक्स, चेचक। और चेचक क्या है? एक वायरल डिजीज है, ठीक है। ब्यूटीफुल सीपी मैम स्कूल में आ रहा था, है ना, स्कूल में आ रहा था। चलो, स्मॉल पॉक्स क्या है? स्मॉल पॉक्स त्वचा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है बेटा? त्वचा को। आपने देखा है ना, बचपन में हम सब इस बीमारी से सफ़र किए होंगे। हम तो बहुत छोटे रहे थे जब हमको स्मॉल पॉक्स हुआ था। बचपन में हम सब ने इस बीमारी को सफ़र किया होगा। स्किन पे बहुत ऐसे दाने हो जाते हैं जो कभी कभार पकने लगते हैं, ठीक है, दर्द होता है, और साथ साथ बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फीवर आता है। स्किन आर अफेक्टेड, ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है, बहुत बार पूछा गया है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। बहुत बार पूछा गया है कि चेचक के टीके की खोज किसने की है। हाँ, गांव में से मैया जी, माता जी भी बोलते हैं। माता मतलब वही छोटी माता, बड़ी माता चेचक को ही बोलते हैं। छोटी माता स्मॉल पॉक्स है और बड़ी माता क्या है आपका? वो चिकन पॉक्स। नहीं, मेरा काम सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, मेरा काम आपको समझाना भी है। मैं समझाती तो हूँ भाई, मैं कितना तो एक्सप्लेन करती हूँ आपको। प्रॉब्लम क्या हो रही है सचिन कुमार? नहीं, वो तो करवाना ही है, वो तो करवाना ही है, वो तो सेकेंड प्रायोरिटी है।
अच्छा, फिर इतनी जल्दी क्यों? नहीं बेटा, जल्दी कहाँ है कितना तो स्लो मोशन में पढ़ा रही हूँ आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके। चलिए। ओके ओके ओके। विकास बाबू, 21 सितंबर को मुझे हुआ था। चलिए ठीक है। कह रहे हैं बेटा मत बोला करो। इसके पीछे मैम सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। चलो, आ जाओ। एक बार जरा देख लेते हैं। हाँ, कुछ डिजीज और बची हुई हैं, दो चार डिजीज और बची हुई हैं, उसके बाद इसी स्लाइड में क्वेश्चन भी हैं आगे, पीवाई क्यूज भी हैं। एक बार पीवाई क्यूज देख लें क्या? हेपेटाइटिस, टिटनेस और डिप्थीरिया, तीन बीमारी और बची हुई हैं। हेपेटाइटिस है, डिप्थीरिया है और टिटनेस है। इनके बारे में कल लिख के बता दूंगी, है ना। चलो, बाकी तीन डिजीज बची है। और तीन तीन डिजीज के साथ साथ परसों जो है आपका स्कूल बूस्टर टेस्ट भी होगा। हाँ, बचपन में जो आपको लगाया गया था, बेटी बोलो। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, मंडे को मिलते हैं, और सभी लोग टेस्ट की तैयारी करके आएंगे, सारी डिजीज, डिजीज के सिम्टम्स, कॉजेटिव एजेंट, इम्यूनिटी, सारी चीज़ें पढ़ के आएंगे। क्या हो गया? ओम वासुदेवाय नमः। हाँ, पक्का टेस्ट होगा। वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर होगा तो। डीपीपी मिल ही नहीं रहा है। हाँ, डिजीज, इम्यूनिटी तक, डिजीज तक के डीपीपी मिले होंगे। नहीं, अभी तक तो नहीं। राधे राधे। चलिए ठीक है, मिलते हैं मंडे की क्लास में, आप सभी लोग टेस्ट की तैयारी करके आएंगे। बाकी कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ते रहिएगा। ठीक है, बाकी क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ते रहेंगे। बाकी जो डिजीज हैं वो मंडे को आपको रिटन में दे देंगे, और क्या करेंगे, साथ ही साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक। थैंक यू।
हाँ 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 हाँ। ब्लड। हाँ